काशी को 1500 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी हजारों करोड़ों की सौगात। 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और यह कहा कि वाराणसी को 1500 करोड़ की सौगात दे रहे हैं। पशुधन से 8 करोड़ लोगों की आजीविका चल रही है। हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ लोगों के लिए गुनाह, लेकिन हमारे लिए पूजनीय है गाय। वाराणसी से हम आपको सीधे लिए चलते हैं लुधियाना, जहां की एक अदालत में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। 2 लोगों की इससे मृत्यु हो गई, कई इसमें घायल है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना के लिए रवाना हो गए हैं। मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी जा रही है। एनआईए, देश में कहीं भी अगर आतंकी कोई गतिविधि होती है तो उसको एनआईए उसकी पड़ताल करती है। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों को लेकर पहले ही सुरक्षा के हाई अलर्ट इस समय जारी है। मैनू दिओ जिहड़ी मर्जी चीज, मेरे नाल तुसीं मॉक ड्रिल कर लो, मैं हरेक कोर्ट च लै जाऊंगा। कोई रोकण वाला नहीं, कोई पुछण वाला नहीं। बिल्कुल जीरो है पुलिस का सिस्टम, बिल्कुल नकम्मा नखेदा। तो यहाँ पर ये हरजोत हैं जिन्होंने जब ये घटना, ये ब्लास्ट हुआ, ठीक उसके सामने वहां पर खड़े हुए थे। लेकिन आपको भी ये कम से कम ये लग रहा होगा कि आप तो खुद बच गए। मैं देखो, मेरे ना जदों ब्लास्ट एकदम ज्यादा हो गया, ਕੰਨ 'ਚ ਨਾ ਕੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੰਡ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਯਾਰ। मतलब आपको लग रहा है कि नया जन्म आपको मिला आज? नहीं, जन्म वाली तो भाजी कोई गल नहीं, पर दुख इस गल का भी आज जिहड़ा काम होया ना, ये होना नहीं सी चाहिदा। ये बिल्कुल नहीं सी होना चाहिदा। ते जिहड़े भी लोग आ काम कर रहे आ, सही गल दस्सां ना, उन्हां नूं बददुआवां लगणगीਆਂ सारिਆਂ ਦੀਆਂ। तो यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं, लोग कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो रहे हैं। ये प्रत्यक्षदर्शी थे, वहां पर थे और इनके दोस्त की जो है घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में ले जाया गया है। फिलहाल जरूर पुलिस ने सुरक्षा घेरा यहाँ पर टाइट कर दिया। आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा है कि अगर इसी तरीके से पहले पुलिस तैनात होती तो शायद इतने बड़े हादसे को होने से रोका जा सकता था और इस साजिश को कहीं ना कहीं फेल किया जा सकता था। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, लुधियाना, आज तक। तो ये सतेंद्र चौहान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, किस तरह से जबरदस्त एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं। वो तो बड़ी संख्या में लोग उस समय वहां नहीं थे। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का क्या कहना है, आपको वो भी सुनवाते हैं। लुधियाने च एक ब्लास्ट हो गया है, इसे करके मैं मीटिंग ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ कोशिश की गई, नहीं सफल होए, हुण यह ब्लास्ट किया गया। ये सारिया चोणां दे मद्देनजर कुछ एजेंसियां वालों कोशिश की जा रही, ऐसी किसी भी दोषी नूं बख्शांगे नहीं। इस दी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं मौके ते जाके लवांगा। ਹੁਣ मैं उत्थे जा रहा आके जो स्क्वाड है वो आ रहे हैं डिस्पोजल ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਟਿਆ, ਕੀ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੂਦ ਵਰਗੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। बस मेरी पब्लिक को यही है, पैनिक वाली गल नहीं, असीं सारी गल नूं तहकीकात करके तुहाडे थ्रू ब्रीफ करते रहांगे। ये कोर्ट कॉम्पलैक्स में आने की कोशिश ना करन पब्लिक वाले। और दूसरा
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਟਿਲ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। और ताजा जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं लुधियाना की उसी अदालत परिसर में। इस समय मेरे सहयोगी सतिंदर चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतिंदर, प्रारंभिक जानकारी क्या मिल पाई है? किस तरह के थे विस्फोटक? कौन थे वो 2 लोग जो इस विस्फोट में मारे गए हैं? कितने लोग घायल हैं? देखिए गौरव, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक चीज तो साफ हो गई है। पहले ये आशंका बनी हुई थी कि हो सकता है ये सिलेंडर ब्लास्ट हो या किसी और तरह का ब्लास्ट हो, लेकिन अभी जो जांच के जो प्रारंभिक जांच है उससे ये सामने निकल कर आ रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया हुआ ब्लास्ट था। और ये तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूं, ठीक सामने ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के शीशे भी आपको टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और कैमरे को थोड़ी से नीचे ले जाऊं, ये जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है जहां पर पुलिसकर्मी और स्टेट फॉरेंसिक ब्यूरो के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब हर एक चीज की छानबीन की जा रही है और तफ्तीश यहां पर शुरू कर दी है। इसके अलावा एनएसजी और एनआईए की टीमें भी यहां पर पहुंच रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं, लिहाजा अब पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां पर ये देखिए, ये रेड टेप लगाकर पूरे रास्ते को सील कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन गौरव, जो सवाल आपने पूछा था उस पर मैं लौट रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि जो प्रारंभिक जांच में निकलकर सामने आ रहा है वो दरअसल ये है शक कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उस बॉम्ब को उस समय बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर असेंबल करने की कोशिश की जा रही थी और उसमें वो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट का धमाका इतनी जोर की था कि यहां से तकरीबन 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक लोगों को आवाज सुनाई दी। दूसरी तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो जगह है जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स का बाहर का इलाका है। और गनीमत ये थी कि आज वकीलों की हड़ताल थी यहां पर और उस हड़ताल के होने की वजह से ज्यादातर लोग कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर होने के बजाय बाहर खड़े हुए थे। और मैं प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा जिन्होंने जिस जगह पर ये धमाका हुआ था वो उस जगह पर मौजूद थे। हालांकि अभी वो भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं। हरजोत जो है, जो जिन्होंने बिल्कुल अपने सामने इस धमाके को होते हुए देखा, हमारे साथ मौजूद है। हरजोत, ये बताइए, जिस टाइम ये धमाका हुआ आप कहाँ पे थे, आपने क्या देखा? मैं 209 नंबर चैंबर तो ना ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਡ ਨੂੰ ਐ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। मंड कौन थे? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ। वो आपके दोस्त थे? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਐ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕੰਧ ਫਟ ਗਈ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਐ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇ ਮੰਡ ਸਾਰਾ ਮਲਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੂਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਲਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ੀਟ ਸੀਗੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ अफरा तफरी मच गई थी, लोग भाग दिए थे, ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। चीख पुकार आवाज, आपको जो लोग इंजर्ड होंगे उनकी आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੂਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची इस घटना स्थल पर? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਲਾ ਆਪਣਾ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ 20 ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਹਜੇ ਉਹ ਧੂਆਂ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੂਏ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ अच्छा, ये धमाका कितनी जोर की था? क्या आपको सुनना बंद हो गया था? कितनी दूर तक इसका मलबा गिरा? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ। मतलब कानून सुनना बंद हो गया था? ਉੱਡ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਐ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੂਏ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਬਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ।
गौरव, ये हरजोत हैं जिन्होंने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा है और वो बता रहे हैं कि ये इतना हाई इंटेंसिटी, मतलब इतना तेज धमाका था कि इनके कानों को कुछ भी सुनना बंद हो गया था। आंखों के सामने धुआं इतना फैल गया था कि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पूरे इस इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अभी यहाँ पर एनएसजी की टीम पहुंचेगी, एनआईए की टीम जो है कि चंडीगढ़ से यहाँ पर आएगी। और जी सतेंद्र, ये बताइए कि किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति बम बना रहा था वही जख्मी हुआ है? ये पुलिस सूत्र किस आधार पर कह रहे हैं और उस व्यक्ति के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो डेड बॉडी है अभी उसको उठाया नहीं गया है। जैसा कि पुलिस कमिश्नर से भी आपने सुना होगा, पुलिस कमिश्नर बता रहे थे कि फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए उस बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया गया है। लेकिन ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये धमाका हुआ है और जिस तरीके से डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, लग ऐसा रहा है कि अभी तक उस बॉडी का आप ये भी नहीं पहचान सकते कि वो शख्स कौन था। उसकी जो ड्रेसिंग सेंस भी समझ में नहीं आ रही है। धमाका बहुत तेज था और इसी बिहाफ पे ये इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई घटना होती है तो उसके बहुत सारे एंगल निकलते हैं, बहुत सारे एंगल्स पर, मल्टीपल एंगल्स पर एजेंसीज तफ्तीश करती हैं और फिलहाल फौरी तौर पर अभी ये साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंदेशा लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या हो सकता है। और यही वजह है कि शुरुआती दौर में जब ये धमाका हुआ तो मैं आपको ये जो इलाका दिखा रहा हूँ, ये पूरा इलाका आप देखिए, ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स है और इसमें आज वकीलों की हड़ताल थी। उस हड़ताल के चलते सारे वकील यहाँ पर इकट्ठे थे। हालांकि जो कोर्ट के कर्मचारी हैं या कोर्ट के लोग हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो रूटीन काम कर रहे थे। और जिस जगह पर ये बाथरूम है, इस बाथरूम के साथ में ही रिकॉर्ड रूम है। रिकॉर्ड रूम वो होता है जहां पर लोग अपने केस से जुड़े हुए कागजात, कॉपियां लेने के लिए आते हैं। तो ये दोनों ही जगह कोर्ट के लिहाज से भीड़ भाड़ वाली भरी होती है और बाथरूम के अंदर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उस तरीके को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है बम को असेंबल करते वक्त ये बम फटा होगा। लेकिन अभी तक जो एजेंसीज हैं, अभी पंजाब स्टेट की फॉरेंसिक एजेंसी यहां पर पहुंची है, वो आपने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, वो जो गाड़ियां ठीक सामने दिखाई दे रही थी, इन गाड़ियों के ऊपर भी ब्लास्ट का मलबा आकर गिरा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर और कितनी तेज तीव्र ये धमाका हुआ होगा। और पहले जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि आशंका ये भी लगाई जा रही थी कि ये कोई और ब्लास्ट भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है और जितनी तीव्रता इस ब्लास्ट की थी और इतनी दूर तक इसके जो मलबा जाकर गिरा है और जो बिल्डिंग है वो अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई गौरव, वहां परखच्चे उड़े हुए हैं। पूरी सीमेंट की बिल्डिंग है, पूरे भारी भरकम पिलर अंदर बने हुए हैं, लेकिन इस धमाके ने उन पिलर्स को भी दहला दिया। और हमारे साथ और भी लोग हैं जो आई विटनेस हैं, जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह का ये धमाका था। सर, ये धमाका मैं वहां से वही साइट से निकल के आया, 5 सेकंड या 6 सेकंड हुए होंगे, मैं पार्किंग में आया तो ब्लास्ट टुक प्लेस। सो इमीडिएटली आई इंटीमेटेड द कमिश्नर पुलिस दैट ब्लास्ट हैज टेकन प्लेस। ही इंक्वायर्ड कि सिलेंडर ब्लास्ट, मैं कहा नो, इट इज बॉम्ब ब्लास्ट, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर स्मोक था और मशरूम टाइप ऊपर जा रहा था, सो विच इज पूरा ब्लास्ट का है। सो आई टोल्ड हिम कि आई सस्पेक्ट दैट आई वाज द टारगेट एंड मैंने उनको बताया कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मेरे पे अटैक होगा बिकॉज आई एम हैंडलिंग वन सेंसिटिव केस। नहीं, आप ये बताइए कि आज जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसकी कोई सुनवाई होनी थी? आज सुनवाई थी इसकी। सिमरजीत सिंह बैंस एमएलए है जिसके अगेंस्ट रेप केस है, कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट्स निकाले हुए हैं, 3 पेशियां होगी, पुलिस उनको पकड़ती नहीं, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो केस था आज। सो मैंने पुट 2 and 2 टुगेदर, आई सेड कि मुझे मेरे ऊपर कुछ होने की मेरे को खदशा लग रहा है। और उसके बाद आई आस्क्ड माय ड्राइवर कि आप गाड़ी निकालो, कि कई बार वेपन से भी फॉलो करते हैं अटैक। तो गौरव, ये जो तस्वीरें मैं आपकी सीधी दिखा रहा हूं, प्रत्यक्षदर्शियों से भी हम बीच बीच में बात कर रहे हैं। अब इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी कर दी गई है, लेकिन सवाल गौरव ये भी खड़ा होता है कि दिल्ली में अदालत परिसर के अंदर जब
धमाके हुए थे तो जितनी भी अदालतें हैं वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कहने को इस अदालत की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर एक गेट है, गेट के बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है, लेकिन उस मेटल डिटेक्टर को चेक करने वाला कोई नहीं है, कोई पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद नहीं होता। इससे पहले भी हम और वकीलों से भी बात कर रहे थे जो उस समय उस ठीक जगह पर खड़े हुए थे, यानी कि जिन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे घटनाक्रम को देखा है, पूरे हादसे को देखा है, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई पुलिस सुरक्षा नहीं होती है। और अब आप तस्वीर देखिए कि इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि केंद्रीय एजेंसियों ने आज से 3 दिन पहले पंजाब सरकार को एक अलर्ट जारी किया था और उस अलर्ट में साफ ये कहा गया था कि चुनावों से पहले पंजाब में शरारती तत्व कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं। और उसमें बाकायदा जिक्र किया गया था कि खासकर धार्मिक स्थानों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। हम आपको एक बार फिर सीधे लिए चलते हैं लुधियाना, जहां एक जबरदस्त विस्फोट हुआ है। दूसरी मंजिल के बाथरूम में अदालत परिसर में हुआ है यह विस्फोट, जिसमें अब तक 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि लुधियाना पुलिस ने कर दी है। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। लगभग 12:15 बजे के आसपास दोपहर में यह जबरदस्त धमाका हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दूसरी मंजिल के बाथरूम में हुआ धमाका। एक आकलन यह लगाया जा रहा है कि उस बारूदी सुरंग को, जिसको इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं, उसे जब जोड़ा ही जा रहा था तभी यह जबरदस्त धमाका हुआ और एक व्यक्ति की मौकाए वारदात पर ही मृत्यु हो गई। यही वो जगह है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। लगभग 12:15 बजे एक और व्यक्ति, कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती है, ये उसी समय की है तस्वीरें। 4 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। पूरी अदालत परिसर को, बहुमंजिला अदालत परिसर है, इतना जोरदार था धमाका, पूरी बिल्डिंग के शीशे टूट गए। आसपास कई गाड़ियां थी वो नष्ट हुई, उनको नुकसान पहुंचा है। किस तरह का विस्फोटक था, क्योंकि शुरू में यह अंदाजा लगाया गया, अनुमान लगाया गया कि संभवतः ये एक सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसे सीधे सीधे किसी आतंकी गतिविधि से जोड़कर देखा जा रहा है और इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA अब इस मामले की जांच करेगी। और मेरे सहयोगी सतेंद्र चौहान इस समय अदालत परिसर में हैं, देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले लुधियाना अदालत में हुए बम ब्लास्ट ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से पूरे राज्य में तनाव का माहौल बना दिया है। आप देख सकते हैं लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स का ये वही इलाका है जहां पर सुबह 12:22 पर बम धमाका हुआ था। सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वो जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये गाड़ियों के ऊपर भी मलबा आकर गिरा था और ठीक इस सामने की दूसरी मंजिल पर बाथरूम के अंदर जो है ब्लास्ट हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हुई है और पुलिस सूत्रों की माने तो लग ऐसा रहा है कि ये बम असेंबल करते हुए घटना हुई है, यानी कि ये साफ हो रहा है कि ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं दहशतगर्द या फिर पंजाब को दहलाने के लिए एक साजिश थी। और फिलहाल आप देख सकते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहां पर पहुंचे हुए हैं जो पूरे घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं और इसके अलावा अब पूरे लुधियाना कोर्ट परिसर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। थोड़ी देर में पंजाब के गृह एवं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, जिस तरह की लगातार घटनाएं पंजाब में हो रही हैं। लेकिन किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ था, कब हुआ था, और ये भी बता दें कि वकीलों की हड़ताल थी, इस वजह से जान माल का नुकसान कम हुआ है। हमारे साथ आई विटनेस हैं जिन्होंने इस घटना को अपने आंखों से देखा है। आपका नाम? मेरा नाम जी हरजोत सिंह। हरजोत जी, ये बताइए क्या आपने देखा और आप कहाँ थे उस वक्त? मैं ना 209 नंबर चैंबर तो ना बिल्कुल ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰੋਂ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਡ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਮੰਡ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਮਲਬੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਬੀਲਾ
ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਮਰੂਕੀ ਬੰਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨਿਆ ਜੀ ਬੰਬ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਈਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਈਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਸੀਗੀ। ਆਈਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਸ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਵੇਸਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ 170 ਪੀਸੀਆਰ ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਗਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਐਨਏ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 7:30 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਮਲਾ तो 7:30 बजे शाम को एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग भी होगी। वो जो डेड बॉडी है वो अभी भी वहीं पड़ी है उसी विस्फोट स्थल के बिल्कुल बगल में। और सतिंदर चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जब तक फोरेंसिक टीम नहीं आ जाती वो डेड बॉडी नहीं उठाई जाएगी। वो काफी महत्वपूर्ण है इस समय इस पूरे केस को लेकर। तो इस अदालत परिसर में और आसपास सीसीटीवी कैमरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे थे वहां लगे हैं। उससे कुछ मदद मिल पाने की उम्मीद है इस समय सतिंदर? देखिए मदद कहीं से भी मिल सकती है गौरव, और जो कई तरह की थ्योरीज हैं और कई तरह के एंगल्स हैं जिन पर मल्टी एजेंसीज, अब इसमें यह कह सकते हैं कि मल्टी एजेंसीज इसके साथ जुड़ गई हैं क्योंकि एनएसजी, एनआईए, पंजाब स्टेट की फॉरेंसिक टीम ये फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई हैं। और आपको ये भी बता दूं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं गौरव, ये देखिए थोड़ा सा आपको समझना होगा ये पूरा लुधियाना कोर्ट कम्प्लेक्स है। दूसरी बात लुधियाना जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा जिला है और यहां पर इस कोर्ट कम्प्लेक्स में प्रतिदिन 25 से 30 हजार लोग आते हैं। 12 दरवाजे हैं, 12 दरवाजों में से सिर्फ 2 पर मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं और दोनों के दोनों काम नहीं कर रहे थे। अब जरा ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद और कड़ी कर दी गई है। सवाल ये उठता है, अभी गृह मंत्री को भी आपने सुना, गृह मंत्री जी भी कह रहे थे कि वो मेटल डिटेक्टर भी लगवाएंगे, सेशन जज से उन्होंने बात की है, लेकिन और हम आपको सीधे लिए चलते हैं केरल। बड़ी खबर आ रही है केरला से, ओमिक्रॉन के 5 नए मामले अब केरल में भी आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। केरल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब कुल 29 मामले हो गए हैं, 5 नए मामले आए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। राजधानी दिल्ली में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इस समय यह जानना।
देश में ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत में ओमिक्रॉन के मामले 300 के करीब पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में 33, तेलंगाना में 14 नए मामले आने के बाद ओमिक्रॉन के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। दिल्ली के बाजार नए साल के जोश और जश्न से लबरेज हैं। कोरोना का डर इस भीड़ की आपाधापी में कहीं खो सा गया है। न मास्क, न दूरी और बाजार जाना ही जरूरी। नया साल करीब है और कोरोना की नई लहर भी शायद दूर नहीं। दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु होते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट धीरे धीरे राज्य दर राज्य एंट्री हासिल करता जा रहा है। 2 दिसंबर से 23 दिसंबर तक का आंकड़ा देखिए और समझ लीजिए कि ओमिक्रॉन की रफ्तार क्या है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का आंकड़ा वाया दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु होते हुए 280 के पार तक जा पहुंचा है। हालात ये हैं कि आज देर शाम प्रधानमंत्री ने कोरोना के हालात पर अहम बैठक बुलाई है, तो राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर से संभावित तीसरी लहर से 2-2 हाथ का प्लान तैयार कर रही है। अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। हम लोग को तो बिल्कुल जो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो चक्कर हो सकता है, माने अपने देश का 3rd फेज हो सकता है और अन्य जगहों का तो कोई का 4th है, कोई का 5th है दूसरे देशों में, लेकिन अपने देश में तो तीसरा होगा ही। तो वो स्थिति में अलर्ट तो रहना ही है। ये 10 करोड़ का टीकाकरण कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी जनता के लिए, जनता को बचाने के लिए सुरक्षा चक्र है। टीकाकरण से वंचित रह गए हो तो कृपया करके उनको भी टीका लगवा दें, ताकि तीसरी लहर की आक्रामकता को हम पूरी ताकत से रोक दें। अब जरा भारत के नक्शे पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार देखें तो समझ में आता है कि कैसे कुछ राज्य ओमिक्रॉन की चपेट में आते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 65 केस पकड़ में आए हैं तो दिल्ली में 57 केस सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में आज आंकड़ों की उछाल के बाद कुल केस 34 तक जा पहुंचे हैं। तेलंगाना में 24, गुजरात में 23 और राजस्थान में 22 बीमारों का आंकड़ा है। कर्नाटक में 19, केरल में 15, जम्मू में 3 और यूपी में 2 केसेस हैं। उड़ीसा, लद्दाख, बंगाल, हरियाणा में नया वेरिएंट कदम रख चुका है। हालात को देखते हुए कर्नाटक में नए साल के जश्न पर रोक लग गई है, तो दिल्ली में भी नए साल की पार्टियों पर बैन है और गोवा में पार्टियों पर लगाम लगाने के फैसले पर विचार जारी है। मुंबई में पार्टियों में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की तरह माना यही जा रहा है कि भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर की वजह बनेगा। IIT कानपुर और IIT हैदराबाद की ज्वाइंट स्टडी में कहा गया है कि फरवरी में देश में तीसरी लहर आ सकती है। स्टडी के मुताबिक तीसरी लहर के दौरान फरवरी के अंत तक देश में 1,50,000 से 1,80,000 रोजाना केस सामने आ सकते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन से आने वाली तीसरी लहर इतनी घातक नहीं होगी जितनी डेल्टा वेरिएंट से आई दूसरी लहर थी। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद डेली केसेस तेजी से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। You have totally lost any vaccine protection, and the natural immunity due to prior exposure to Delta is eroding very quickly. We foresee a peak of something like 1.5 to 1.8 lakh cases per day happening somewhere towards the end of February. ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरे का सायरन बजा रहा है, लेकिन बाजार की ये भीड़ और खुलते स्कूल तक शायद ये गूंज नहीं सुनाई दे रही है। बंगाल के नाडिया और बिलासपुर में 2 स्कूलों में 50 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, तो दिल्ली के बाजार भीड़ से पटे पड़े हैं। सवाल जहान का है तो जान का भी है। आज तक ब्यूरो।